अरे J2 वाले बच्चे हैं ना ये, J2 वाले बच्चे हैं ना ये, J2 स्टार में बच्चे। हाँ क्या मैं दिखाई दे रही हूँ बच्चों आप लोगों को? हाँ चलो यस मैम। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो ही गई। देखो हाँ, तो मेरे बच्चों आप लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन की तो वीडियोस देख लिए थे ना आप लोगों ने, है ना? कल का वीडियो समझ में आ गया था आपको? कल की लाइव क्लास में समझ में आ गया था? पीयूष, रोहित, मोनिका, शिवांश, बोलो कल की लाइव क्लास में समझ में आ गया था? हाँ, किसी को दिक्कत आई थी? किसी को दिक्कत आई थी? शिवांश ने तो देखे ही नहीं थे कल लेक्चर्स तब तक, ठीक है? शिवांश को तो मैंने आपसे कहा था रेक्टिलिनियर के लेक्चर देखना, तब जाके समझ में आएगा अगला लेक्चर। चलिए अब वेक्टर यस मैम देख लिए। हाँ देख लिया ना। चलो तो आगे बात करते हैं, कोई दिक्कत हुआ मुझे मैसेज कर देना। अब आगे बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स मतलब बैकअप क्लास ले रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि वेक्टर्स के लिए आप करीब करीब 25 पेज छोड़ देना आगे और पीछे। छोड़े हुए पेज आपने, छोड़े हुए ना पेज आपने? यस मैम। हाँ, तो रेक्टिलिनियर मोशन का तेरा मतलब मैंने कहा था करीब करीब 20-25 पेज छोड़ देना, तो उसी पेज में नोट्स बनाना। अच्छा, वेक्टर्स का पहला लेक्चर सब लोगों ने अटेंड किया हुआ होगा, एक लेक्चर अपन ने पढ़ा दिया था, याद करो, एक पहला लेक्चर है ना? एक मिनट, ठंड लग रही है मेरे को, मैं इसको बंद करती हूँ पंखा को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने उस दिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना सीखा था और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालना सीखा था, याद करो। मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ। मैंने सिखाया था कि अगर ए वेक्टर आपका दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होगा? 5। और अगर मेरे को डायरेक्शन पूछी जाएगी तो मैं वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दूंगी, तो यानी कि 4i कैप माइनस 3j कैप में 5 का डिवाइड कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा? 4/5i कैप माइनस 3/5j कैप। क्लियर है? ठीक है, यहां तक अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स, है ना? सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, मतलब अगले लेक्चर के बाद एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो जो एंगल होता है वेक्टर्स के बीच में, वो हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड काउंट किया जाता है। तो दो वेक्टर्स के बीच एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज काउंटेड एज either tail to tail, either tail to tail और हेड टू हेड। मैं आपको समझाती हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे आपको दो वेक्टर दे रखे हैं ऐसे, ठीक है ना? ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है? दिख रहे हैं आपको? तो मैंने आपको कल हेड बताया था ना, हेड और टेल क्या होते हैं? एरो को हम हेड बोलते हैं और जो पिछला हिस्सा उसको हम टेल बोलते हैं। तो क्या दोनों के टेल एक साथ हैं अभी? तो हम जो ये वाला एंगल है 60 डिग्री मान लो, तो इसी थीटा को हम या इसी एंगल को हम ए और बी के बीच का एंगल बोल देंगे, यानी कि 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना?
अब लेकिन अगर मान लो आपको कुछ ऐसा सिचुएशन दे रखा है कि ये वेक्टर है और फिर ये वेक्टर है, और अब ये वाला एंगल आपको मान लो कुछ 140 डिग्री दे रखा है, तो देखो अब आप देखो कि एक वेक्टर का तो हेड है इस पॉइंट पर और दूसरे वेक्टर का क्या है, टेल है। तो यहाँ हेड पे टेल जमाया गया है, हेड पे टेल। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम एंगल, अब की बार हम 140 डिग्री नहीं बोलेंगे ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम 140 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ, बताओ क्या बोलेंगे। तो मैं बताती हूँ, अब एंगल बोलेंगे 180 में से 140 माइनस कर दो, कितना बचता है 40 डिग्री। कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ, कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। ये वाला एंगल करेक्ट है, ये वाला एंगल गलत है ना। कैसे आता है मैं बताती हूँ। मैंने आपको कल एक लाइन लिखवाई थी, अगर आप याद करो तो मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया जाए, पैरेलल शिफ्ट, तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, बी को यहां पर पैरेलल शिफ्ट करते हैं, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करके ए के टेल पर जमाते हैं। तो क्या ऐसा दिखना चाहिए कि बी वेक्टर यहां है तो अब यहां दिखना चाहिए बी वेक्टर, बोलो बताओ, है ना। अब देखो तुम्हें पता होगा कि जैसे मान लो अगर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सटेंड करूं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखना, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है ऐसे टेढ़ी, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो ये वाला एंगल जो होगा ये 180 में से 140 माइनस करके 40 डिग्री निकल जाएगा, तो ये वाला एंगल भी तो 40 डिग्री होगा, बोलो। जैसे ये थीटा है तो ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा। यस मैम। तो इसलिए अपन इस एंगल को बोल देंगे 40 डिग्री। और अब ये देखो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, अब ये देखो क्या है, ए और बी के बीच में टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, तो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन आ गया, तो आंसर क्या बोलेंगे हम, 40 डिग्री बोलेंगे। मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है वो कौन सा बोलेंगे, 40 डिग्री। क्लियर है क्या यहाँ तक बेटा सबको, क्लियर है क्या। मैम एक बार वापस बता दो। यस मैम। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, दो तीन चीजें समझो पहले आप। एक चीज तो ये कि मान लो आपकी दो पैरेलल लाइंस की, एक प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स की, तो हमने पढ़ा होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़े होंगे हमने, पढ़े हैं क्या। यस मैम। यस मैम। अगर मान लो कोई तीसरी लाइन भी कट जाती है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लो आपको दो वेक्टर दिए थे ऐसे, ये ए और ये बी, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं बी को पैरेलल शिफ्ट करना चाहती हूँ। अब देखो ये समझ में आएगा तब जब आपने पिछले बार के नोट्स पढ़े हो वेक्टर वाले। खैर आपको टाइम नहीं मिला होगा नोट्स पढ़ने के लिए, पर अब से आज जो पढ़ाया गया है उसके नोट्स आज ही रिवाइज कर लेना। तो बी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल मतलब ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा ये चीज, बोलो। बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो ये है, ये पैरेललोग्राम है एक तरीके से, तो पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे दी मैंने आपको। तो अब तीसरी साइड बनाओगे तो ऐसे बनाओगे ना, इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ बनाओगे, और ऐसे ही जितनी लेंथ इसकी दिख रही है उतनी लेंथ आप ऐसे बनाओगे, ऐसे तो बनेगा पैरेललोग्राम, बोलो। यस मैम। है ना राजगौरव, ये भी आपका पैरेलल भी हो गए और लेंथ भी इक्वल हो गई। तो बी वेक्टर की लेंथ भी इक्वल रखनी है और उसको पैरेलल शिफ्ट करना है। क्या मैंने बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, जस्ट पैरेलल, जैसे यू से यू कर दिया बस। पहले इसके सर पे रखा हुआ था ये बी वेक्टर, अब किस पे रख दिया मैंने, अब मैंने टेल पे रख दिया, ठीक है। अब बी वेक्टर ऐसा आ गया। अब सोचो कि अगर तुम्हारा ये एंगल 140 था, ये एंगल 140 था, और हमें पता होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, उसमें मान लो सपोज करो कि ये एंगल है, तो ये पूरा सम 180 डिग्री होता है, पता है ना ये चीज, कि अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, पता है ना ये चीज। तो ये वाला जो एंगल होगा ये 40 डिग्री होगा ना, यस मैम। है ना। और फिर हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल से कि दो पैरेलल लाइंस को ये लाइन कट कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर अब ए और बी टेल टू टेल आ गए। टेल टू टेल हमने क्या कहा था कि जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है या तो टेल टू टेल काउंट होगा या हेड टू हेड, तो टेल टू टेल कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया। क्लियर है, यस मैम। यस मैम। पक्का एकदम, ठीक है। यस मैम।
चलो अब और समझते हैं Yes, ma'am. इसका एग्जाम्पल और समझते हैं ना। नोट करना है ना आपको, नोट करो पहले, नोट करो। बेटा वो लाइन ना इनफाइनाइट तक जा रही है, तो आप सोचो कि आपका मान लो जो एरो है वो धीरे धीरे आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इनफाइनाइट की तरफ जाती जाएंगी, तो एंगल बढ़ते 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 किसको अप्रोच करेगा, 90 डिग्री को अप्रोच करेगा। आप जैसे काम करो कि आप खड़े हो जाओ और अपनी आंखों के सामने एक लेवल देखो, और फिर अब आप आसमान की तरफ देखो, मतलब उस जो आंखों के सामने पॉइंट है पहले उस पॉइंट को देखो, और फिर धीरे धीरे उस पॉइंट से ऊपर देखो, फिर और ऊपर देखो, फिर और ऊपर देखो, और फिर इमेजिन करो कि वो पॉइंट आसमान पे है, तो आपकी जो गर्दन है वो 90 डिग्री घूम जाएगी। Ma'am, next page one. हो गया? चले आगे बढ़े बेटा। आपने इससे पहले वाली जो वेक्टर क्लास हुई थी वेक्टर वाली, उसमें जो पीडीएफ भेजा था वो किस लिए था? वो पीडीएफ बेटा किसी ने अगर नोट्स नहीं नोट करे हो साथ के साथ तो वो नोट कर सकता है उस पीडीएफ से, ठीक है? और उसके बाद ये वाले बनाने हैं ना? हाँ, ओके। आज भी भेजूंगी पीडीएफ, आपने नोट कर लिया तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है पीडीएफ की, और नोट नहीं कर पाए कोई चीज रह गई तो फिर आप नोट कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे सपोज करो कि मान लो मैंने आपको दो एंगल बताए, देखना ये वेक्टर लिया और ये वेक्टर लिया, ठीक है ना, और मैंने इनके बीच का एंगल मान लो 70 डिग्री बोला, तो बताओ अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, बताओ, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बताओ। 70 डिग्री बोल दे, क्योंकि हेड टू हेड कनेक्ट है, दोनों के हेड एक साथ आ रहे हैं ना, तो दोनों के हेड, तो इसलिए अपन एंगल ये वाला चूज कर लेंगे, सही है? टेल टू टेल आते तब भी ये चूज कर सकते हो, और हेड टू हेड आ रहा है तब भी ये चूज कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मान लो, अभी दे दूंगी लिखने के लिए टाइम, अगर मान लो सपोज करो कि तुम्हारा ये वेक्टर होता एक और ये दूसरा वेक्टर होता, और मान लो तुम्हें ये एंगल 120 डिग्री दे दिया जाता, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा बताओ? तो अगर मान लो, 60 डिग्री। हाँ, अगर हेड पे टेल दिखाई दे रहा है
तो ठीक है, आपको एंगल 120 दिया है ना ये वाला ए और बी के बीच में, तो 120 मत लिखो, 180 में से 120 माइनस करके 60 डिग्री बोल दो। और कैसा आया वो 60 डिग्री कि हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन बताती हूँ मैं आपको कि हम कैसे इमेजिन करेंगे कि बी को तो हमने एज इट इज रख दिया और ए को क्या करा, ए को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। मैंने बताया लेंथ सेम रख के इस ए वेक्टर को लेंथ सेम रख दी और उसको थोड़ा सा आगे, क्योंकि अभी डायरेक्शंस की ईस्ट है तो ईस्ट ही रहने दी और लेंथ सेम रखा। तो अब बताओ कि अभी टेल टू टेल हो गया ना, और एंगल कितना हो गया बताओ, एंगल कितना हो गया बताओ, ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब निकाल लोगे ना एंगल, तो इसका मतलब हम एक सीधा सा रूल याद रख सकते हैं कि अगर टेल टू टेल हेड टू हेड दिया जाए तो जो एंगल है वही लिख दो, ठीक है। और अगर हेड पर टेल दिया जाए तो 180 में से माइनस करके लिख दो। क्लियर है? यस क्लियर है ना? यहाँ पे ए वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हुए, पैरेलल शिफ्ट में हमें ध्यान रखना है कि लेंथ सेम रहनी चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ईस्ट थी तो अभी भी ईस्ट है, और लेंथ नाप के हम बिल्कुल सेम रख देंगे, बिल्कुल सेम रख दी लेंथ, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया। अभी लिखने का मैं एक साथ टाइम दूंगी, आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब हमारा आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर मैं आपसे बोलूं, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए समझा रही हूं कि मान लो मैं 3 मीटर पहले ईस्ट में चली और फिर मैं 4 मीटर दोबारा से ईस्ट में चली, मतलब मैंने 3 कदम ईस्ट में रखे और फिर 4 मीटर दोबारा से ईस्ट में रखे, तो मैं पूछूं कि मैं टोटल कितने कदम चली बताओ? 7 मीटर। 7 मीटर चली, मतलब मैं, मेरा जो इनिशियल पॉइंट है ए और जो मेरा फाइनल पॉइंट है बी, तो इनिशियल पॉइंट से मेरी दूरी कितनी है 7 मीटर, ठीक है। अगर मैं 3 मीटर इस तरफ चलती और 4 मीटर मैंने इस तरफ चलती नॉर्थ की तरफ, और अब मैं पूछूं कि बताओ मेरे, मैं जहां से शुरुआत की, घर मान लो मेरा ये होम है, तो मैं अपने घर से कितना दूर आ गई बताओ? 5 मीटर। 5 मीटर। समझ रहे हो? 5 मीटर। तो मैंने आपको बोला ना कि अभी 3 और 4 को आपने ऐड किया तो रिजल्ट 5 आया। मैंने आपको वेक्टर के पहले लेक्चर में बताया था कि आपने अब तक पढ़ा है कि 3 + 4 7 होता है, लेकिन अब यहाँ पर देखो 3 + 4 कितना आया, 5 आया। क्यों आया 5 बताओ? क्योंकि 3 की डायरेक्शन ईस्ट थी और 4 की डायरेक्शन नॉर्थ थी, तो हमने 3 + 4 नहीं किया है, हमने 3 ईस्ट + 4 नॉर्थ किया है और उनको जोड़ा है। क्लियर है? क्लियर है? अब सोचो, अगर मान लो मैं 3 मीटर ऐसे चलती और मैं कुछ मान लो 4 मीटर ऐसे, मान लो सपोज करो 37 डिग्री बनाते हुए चलती। अब मुझसे कोई पूछता कि मैं अपने घर से कितना दूर आ गई, मुझे ये लेंथ निकालने को बोली जाती, तो बताओ क्या ये 7 आती? नहीं। क्या ये 5 आती? नहीं। नहीं 3 ना, तो ये 7 के बराबर है ना ये 5 के बराबर है। अब कैसे निकालेंगे बताओ? अब कैसे निकालेंगे? मैम ये जो बी पॉइंट है वहां से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये ए पॉइंट की लाइन इंक्रीज करेंगे, हाँ अब देखो, तो 90 डिग्री बन जाएगा एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं कि बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ऐसे देखो, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन के ऊपर। उससे क्या हुआ कि ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अब तुम सोचो कि ये जो येलो वाला पार्ट है, देखना ये येलो वाला पार्ट जो है ट्राइंगल का एक साइड मान लो, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये ट्राइंगल का दूसरा साइड मान लो, और ये जो तीसरा साइड है देखना 3 मीटर का, तो ये पेन दिख रहा है आपको मेरा पेन, 3 मीटर तो ये व्हाइट लाइन हो गई, और फिर उसके बाद जो ये ब्लू पार्ट आएगा वो लाइन। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर मैं इसको नाम दे दूं O, इसको नाम दे दूं A, इसको नाम दे दूं C, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA + AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाइए फिर से, बोलो। यस मैम। यस मैम। शिवांश से नहीं पूछ रही हूँ, बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। रोहित, गौरांश, तन्वी, मोनिका, अर्पित, हर्षित, पीयूष। यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा अब देखो, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर मान लो मैंने तुमसे कहा कि ये 4 मीटर है और ये एंगल 37 डिग्री है, एंगल ट्रायंगल लिया मैंने A B C,
तो मुझे तुम AC की लेंथ निकाल के बता दो और BC की लेंथ निकाल के बता दो, तो निकाल सकते हो क्या? हाँ, देखो मैंने पढ़ा है कि sin 37 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4 है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा। तो यहां से BC कितना आ जाएगा? 4 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 12/5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? BC की वैल्यू 12/5, 4 sin 37 कितना आ जाएगा? 12/5। बोलो क्लियर है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब AC की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे ही बताओ। तो AC बेस है एक तरीके से, और बेस किस में इन्वॉल्व करता है? बेस को कौन इन्वॉल्व करता है? है कॉस, कॉस भी तो इन्वॉल्व करता है। तो हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं इधर से cos 37, यहां लिख देते हैं cos 37 को हम ऐसा लिख सकते हैं, बेस, बेस कितना है? AC, तो AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तो हम AC को क्या बोल सकते हैं? 4 cos 37 बोल सकते हैं। बोलो ना। Yes, ma'am. तो 4 cos 37 मतलब कितना आ जाएगा? 16/5, 4 into 4/5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 16/5, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 12/5। अब मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक साइड तो आपकी 3 + 16/5 है और दूसरी परपेंडिकुलर लेंथ है 25, तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। अब बोलो पाइथागोरस लगाओ, आंसर लाओ, आ जाएगी ना? बोलो। Yes, ma'am. सबको समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना हमको? तो हम ऐसे ही वेक्टर को ऐड करेंगे बेटा, ऐसे ही वेक्टर को हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये तो समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कि क्या किया है हमने। ये 2 पेज इसको लिख लेना कॉपी में चाहते, बट एक्चुअल थ्योरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है एडिशन ऑफ वेक्टर की। कि मान लो मुझे 2 वेक्टर ऐड करने, ए वेक्टर, ठीक है, और मान लो ये बी वेक्टर, ठीक है ना। मान लो मुझे 2 वेक्टर ऐड करने, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अच्छा, एंगल में उनके बीच का ये वाला बोलूंगी, क्या आपको दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये वाला नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये वाला एंगल तो हेड टू टेल है। क्लियर है क्या चीज? अगर मैं ये वाला लूंगी तो ये वाला एंगल हेड पर टेल की तरह हो जाएगा। हेड पर टेल नहीं लेते हैं एंगल, कौन सा लेते हैं? टेल टू टेल। क्योंकि मैं ए को आगे शिफ्ट कर दूंगी ऐसे, तो एंगल ए और बी के बीच में कितना है? थीटा। क्लियर है क्या चीज? तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन दिस डायग्राम एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ये गिवन है, मान लो क्वेश्चन में आपको, है ना, ये गिवन है। चलिए अब मेरे को बताओ कि अगर मान लो मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, वही कि मान लो मैं कुछ ए वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस हुई पहले, या मैंने अपने डिस्टेंस कवर की, फिर मैंने बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके अलोंग कुछ डिस्टेंस कवर की, तो बताओ मैं अपने घर से ओरिजिनली कितना दूर आ गई? ये लेंथ निकालनी है मुझे। दिस लेंथ विल बी रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आपको समझ में आती है बात? दिस लेंथ। और वेक्टर मतलब क्यों लगा रहे हैं हम? सिंपल r इक्वल्स टू a प्लस बी क्यों नहीं लिख देते? वो इसलिए नहीं लिख देते कि a प्लस बी लिखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम 2 स्केलर क्वांटिटीज को जोड़ रहे हैं जिनमें डायरेक्शन में फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमें पता है कि a एक वेक्टर क्वांटिटी और b भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो उनकी डायरेक्शन मायने रखेगी, और उनकी डायरेक्शन जो है वो आंसर को चेंज करेगी। जैसे आपने देखा कि 3 और 4 जब सेम डायरेक्शन में थे तो आंसर 7 आया, जब परपेंडिकुलर थे तो आंसर 5 आया। और जब आप ऐसे जोड़ रहे हो 3 और 4 जब 37 डिग्री एंगल पे, तो आंसर 5 और 7 के अलावा कुछ और आएगा। इससे अपन ने निकाला नहीं, बट आंसर क्या आएगा? 5 3 15 प्लस 16 कितना होता है? 31/5 का स्क्वायर प्लस 12/5 का स्क्वायर। कुछ और ही आंसर आएगा इससे, बोलो, Yes, ma'am. है ना। तो इसका मतलब हम r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर लिखेंगे। अब मैं ऐसा कह सकती हूँ क्या उसी लॉजिक से कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये b sin थीटा हो जाएगी। बोलो, b Yes, वेक्टर ma'am. है ना, हो जाएगी ना। जैसे अपन ने 4 को बोला था 4 sin थीटा, ये b वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ठीक है ना, ये a वेक्टर है। अब सुनना बहुत ध्यान से, जैसे आपने बोला था ना कि ये 4 है, ये 4 है, तो ये लेंथ कितनी आई थी? 4 sin 37 आई थी, ये वाला एंगल।
तो ऐसे आप इसको बोल सकते हो ना बी साइन थीटा, और इस वाले एंगल को क्या बोल सकते हैं बेटा, इस वाले लेंथ को क्या बोल सकते हैं बताओ फटाफट उसी लॉजिक से। देखो इधर, B cos theta. देखो इधर क्या बोल सकते हैं बोलो, बी कॉस थीटा दिख रहा है, बी कितना है अभी अपना 4 मीटर है, तो यहाँ 4 cos 37 था, अल्टीमेटली वो क्या है बी कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, ma'am. शिवांश, गौरांश, आशु, सचिन, Yes, मोनिका, अर्पित, पीयूष, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एक्चुअली सुनो, मैंने यहाँ पर अभी मनी मन बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यानी कि लेंथ को बी से डिनोट किया है। अभी मैंने बी वेक्टर के जो एरो है उसकी लेंथ को मैंने बी से डिनोट किया है। तो बी वेक्टर की लेंथ कितनी है, इस एरो की लेंथ कितनी है बी। तो आपका क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मान लो आपको ये लेंथ बी दी जाए और ये एंगल थीटा दी जाए, तो आपको ये मतलब ये ट्राइंगल है जिसमें मैंने सपोज करो कि इसको नाम दे दिया लेट्स से पी, दिख ही नहीं रहा तो एक मिनट रुको, हाँ इसको नाम दे दिया पी, ठीक है ना। अरे राम, सबके सब पेन मिल गए, हाँ चलो रेड पेन यूज करते हैं। हाँ इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दे दिया क्यू, इसको नाम दे दिया आर, इसको नाम दे दिया एस। तो मैं वेक्टर ट्राइंगल क्यू आर एस की बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ इस क्यू आर एस में 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि cos थीटा विल बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि क्यू आर अगर निकालना है तो क्यू एस इंटू कॉस थीटा होगा। क्यू एस कितना है बी, तो बी साइन बी कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो ये चीज बी कॉस थीटा हो जाएगी, और सेम लॉजिक से हम इसको बी साइन थीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में पी एस का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। Yes, ma'am. ठीक है ना। अब पी एस कितना है वो निकालना है, ठीक है ना। पी आर कितना है बताओ, पी आर, तो पी आर देखते हैं, पी आर मिला हुआ है ए से और बी कॉस थीटा से, मतलब मैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यानी कि ए वेक्टर के जो एरो है, ए वेक्टर नाम का जो एरो है उसकी जो लेंथ है मैंने उसको ए लिख दिया, तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। पूरी लेंथ पी आर से लेकर पी आर लेंथ जो है वो ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा मैंने वेक्टर क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि मैं लेंथ को जोड़ रही हूँ, मैं अभी डायरेक्शन नहीं जोड़ रही, मैं अभी लेंथ को जोड़ रही हूँ। बोलो क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आर एस को क्या करेंगे हम बताओ, आर एस का क्या करेंगे हम, आर एस का, आर एस जो लेंथ है उसको क्या करेंगे B sin theta. बी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं दूसरे पेज पे लेके जा रही हूँ, तो पी एस को जिसको हम आर बोल रहे हैं, आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई आर वेक्टर का जो एरो है उसकी लेंथ को मैं आर बोल देती हूँ, है ना, ये लिख लेना साइड में, लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड को आर बोल रहे हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखना ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है, मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, बोलो खोल दिया। Yes, ma'am. प्लस अब इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा अब इसमें से देखो अपन इस टर्म के साथ जोड़ रहे हैं, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन आके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा तो अलग से रखा ही रहेगा, ठीक है। अब बताओ ये कितना आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि आपने पढ़ी होगी इक्वेशन की ये 1 होता है। और फिर आप जब ये हटाओगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो अंडर रूट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am.
क्लियर है बच्चों, बोलो। Yes, ma'am. तो अब ये समझने के लिए था, ये सब जो समझने के लिए था, इसको लिखोगे क्या इस वाले पार्ट को? मेरे हिसाब से मत लिखो तुम, सिर्फ यहाँ से लिखो। अब यहाँ से ये छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, है ना। ये लिखो आप, एडिशन ऑफ वेक्टर्स हेडिंग डाल लो, और उसके बाद एक डायग्राम और बनाओ। चलो एक मिनट रुको। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये तो आप हेडिंग डालना, ठीक है। और ये ए वेक्टर लेना, ये बी वेक्टर लेना, और उनके बीच का एंगल क्या बोल देना? थीटा बोल देना, ठीक है ना। और फिर अगले पेज से वो, अच्छा तुमने ये और नहीं लिखा, ये वाला और ये वाला, है ना, लिख लो। यहाँ से नहीं लिखा ना अपन ने, इससे पहले का तो लिख लिया, ये तो लिख लिया था, इसके बाद से लिखो जिन्होंने नहीं लिखा। लिख लिया होगा। ये लिख लिया होगा। इसको होम नाम दे दो, इसको रेजोनेंस नाम दे दो, ठीक है ना। तो होम से रेजोनेंस की जो दूरी है वो कितनी होगी, वो जोड़नी है आपको। मैम हाँ मैम कल आपने वो ग्रेविटेशनल मोशन पढ़ाया था तो उसमें कुछ पूछना था। हाँ पूछो बेटा, नोट कर लो। हाँ बोलो। मैम मोशन टुवर्ड्स ग्रेविटी में कुछ पूछना था। हाँ बोलो, डाउट पूछो। मोशन द ग्रेविटी समझ में नहीं आया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ओवर अर्थ कांस्टेंट। क्या? क्या बोल रहे हो, बताओ क्या बोल रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल ओवर अर्थ कांस्टेंट होता है क्या? हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा mg होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा मास m1 है, तो मेरे पे फोर्स लगेगा m1g। जैसे सपोज करो मेरा मास 60 किलो है, तो 60 किलो इंटू जी की वैल्यू कितनी, 10, 600 लगेगा।
ठीक है, तो मेरे पे फोर्स लगा 600, फिर एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन मास करके, क्योंकि ऊपर ने F इक्वल्स टू ma इक्वेशन पढ़ी है। तो फोर्स लगा मेरे पे 600, मेरा मास था 60 किलो, तो अगेन एक्सेलरेशन क्या आ गया, g के बराबर ही तो आ गया। बोलो। हम शायद पोलर रीजन पे और इक्वेटर पिन पे अलग अलग होता है ना अलग फोर्स। होता है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, पोलर रीजन पे और इक्वेटर पे बिल्कुल अलग अलग होता है, लेकिन अभी हम उस इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तब हम उसको कंसीडर करेंगे। अभी तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई जी जो है वो हमें कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 लेना है, ठीक है ना। वैसे इसकी वैल्यू होती है 9.8, पर पोलर और इक्वेटर पे डिफरेंट तो होता है, लेकिन तुम बोलो ना कि ऐसा नहीं है कि वो 10 की जगह 5 हो जाएगा, 10 की जगह 6 हो जाएगा, इतना ही फर्क होता है कि कहीं 9.71 है तो कहीं 9.81 है, बस इतना ही फर्क होता है, या फिर 9.9 कुछ, इतना सा ही फर्क होता है बस, समझ रहे हो, यस मैम। है ना। तो अभी वो कंसीडर इफेक्ट हमने कंसीडर नहीं किया है, अभी हम उसको पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। अभी तो कि 9th में तो क्या सीधा एक लाइन आती है कि बस पोल और इक्वेटर पे डिफरेंट होता है, लेकिन वहां समझाते नहीं कि क्यों डिफरेंट होता है, पर हम यहाँ समझाएंगे कि क्यों डिफरेंट होता है, ठीक है। तुम्हें अच्छी बात है कि याद है कि कहीं तो पढ़ा था हमने, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने। यस मैम। अगला पेज। अरे भाई आशु, लिख लिया क्या, चलो No, ma'am. लिखो लिखो। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सुनना बहुत ध्यान से। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, ठीक है ना। सपोज इफ देर आर टू वेक्टर, if there are two vectors, a vector and b vector, having magnitude 12 and 5 respectively, ठीक है ना, and the angle between them is 120 degree, then find their resultant वेक्टर, या वो मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड ही पूछता है वो जनरली। तो ऐसा बोलेंगे कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अब a की लेंथ कितनी है 12, b की लेंथ कितनी है 5, और ट्वाइस a की लेंथ कितनी है 12, b की लेंथ कितनी है 5, और एंगल कितना है cos 120 डिग्री। अब आपको cos 120 की वैल्यू पता है क्या, कितनी होती है -हाफ। कैसे निकली बेटा, कि मैंने cos 120 को 90 + 30 लिख दिया, लिख सकते हैं कि 90 + 30। फिर मैंने आपको सिखाया था रूल कि आप 90 × 1 की तरह देखो, 90 × 1 1 ऑड है तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में,
और 30 डिग्री आ जाएगा। और फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? कॉस क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए क्या आ गया? -½ आ गया। क्लियर है? दूसरे का ये है कि आप इसको cos 60 + 60 लिख लो और cos a + b का फॉर्मूला लगा लो। cos a + b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है ना फॉर्मूला। तो cos a cos b यानी कि cos 60 माइनस sin 60 ठीक है ना। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू √3/2। ये सब समझाने के लिए 1/4 माइनस 3/4 कितना हो गया? -½ ठीक है। ये पूरा समझने के लिए, इसको नोट्स में उड़ाने के लिए जरूरत नहीं है ना। बस तुम्हें अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में पता नहीं पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, बट अगर पढ़ा दी है तो आता होगा और नहीं पढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 144। ये कितना हो जाएगा बेटा? 144 प्लस 5 5 जा 25 प्लस 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? अच्छा इसको 24 इंटू 5 और cos 120 की वैल्यू कितनी लिख देते हैं? -½ तो यहां से कितना हो जाएगा? 12 5 जा 60। तो ये कितना हो गया बेटा बोलो? √144 प्लस 125 होता है 169 और -12 5 जा कितना होता है? 60। तो ये कितना आ गया? 109 आंसर आ गया। बस ये लेंथ आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा। यस मैम। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। No, ma'am. अब तो कर लिया होगा नोट। चलो तो लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 equal vectors A are at 120 degree, then find their resultant। तो ऐसा बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा? √a² + b² + 2ab cos थीटा।
जरा मेरी शक्ल देखते हैं सब बच्चे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई दोनों का इक्वल वेक्टर है, तो दोनों की लेंथ सेम होगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2a और cos 120 डिग्री। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया ये 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ये हो गया माइनस हाफ। cos 120 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस हाफ। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये माइनस ए स्क्वायर है, और 2a स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बेटा a स्क्वायर, और कितना आ गया रिजल्टेंट a। इसका मतलब जब भी दो इक्वल वेक्टर, ठीक है ना, दो इक्वल वेक्टर जो होंगे f और f, मान लो 120 डिग्री एंगल पे होंगे, दो इक्वल वेक्टर्स जब भी कितने पे होंगे 120 डिग्री एंगल पे होंगे। जैसे मान लो सपोज करो, हाँ, जब भी दो इक्वल वेक्टर, जैसे मान लो a और a, अरे राम, इसका लॉजिक समझाती हूँ आपको। देखो दो इक्वल वेक्टर्स a, तो मान लो a वेक्टर a ले लिया और उससे 120 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो क्या आपको दिख रहा है वो ऐसा बनेगा, ये 120 होना चाहिए ना, ये वाला, क्योंकि ये वाला एंगल 60 होगा, तो हम 60 को तो लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे 60 को, क्योंकि वो हेड पर टेल हो जाएगा। तो अब इस ए को थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे तो हम कौन सा एंगल काउंट करेंगे 120। तो वेक्टर ऐसे आना चाहिए, दोनों वेक्टर बोलो ए और ए ऐसे आना चाहिए। यस बोलो, मैम। अब मेरे को ये तीसरी लेंथ निकालनी है, तीसरी लेंथ निकालनी है, तो मेरे को साफ साफ दिख गया बेटा कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये बचे हुए एंगल में एक बार थीटा थीटा मान लेती हूँ। तो थीटा और थीटा के सामने वाला साइड ए और इसके सामने वाला साइड ए बराबर है, तो दोनों थीटा इक्वल होना चाहिए। तो 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो हमें पता है 2 थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया एक तरीके से, बोलो इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए इसकी भी लेंथ कितनी आ जाएगी, ए ही आ जाएगी। बोलो यस आएगी मैम। नहीं आएगी, है ना। और नहीं तो अपन रिजल्ट को याद रखेंगे बस कि अगर दो इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्ट भी सेम आएगा ए। अगर दो एफ 120 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्ट एफ आएगा। अगर दो पी, दो इक्वल वेक्टर पी 120 डिग्री एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर पी आएगा। दो इक्वल वेक्टर क्यू अगर 120 डिग्री एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्यू आएगा। क्लियर है, याद कर लोगे इसको, है ना, याद रखना इसको, इस रिजल्ट को। ठीक है, फिर दूसरा, इफ टू इक्वल वेक्टर्स, है ना, ए आर एट एन एंगल थीटा, then find their resultant vector, find their resultant vector। तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना, काम आ जाता है कई बार। भाई दो इक्वल एंगल 120 डिग्री एंगल पे होंगे, दो इक्वल होने चाहिए एंगल वेक्टर और एंगल 120 डिग्री, तो तीसरा रिजल्ट भी जो आएगा वो ए के बराबर आ गया। और इसके पीछे लॉजिक होता है कि भाई वो वेक्टर जो होते हैं वो कैसा एंगल बना रहे होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होते हैं एक तरीके से, तभी तो बोलेंगे 120 डिग्री है ना। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे होते हैं, इसलिए तीसरी साइड भी ए आ जाती है। अब हम उसको 120 ना लेके आप कोई एंगल थीटा ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला तो ये होता है। अब हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, बी की जगह मैंने ए लिख दिया। ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे इन दोनों को जोड़ रही हूँ, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, सही है, सही है बेटा ये चीज। फिर मैं 2a स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, यस मैम। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये बच रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। फिर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो होता है अपॉन 2 वो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। पढ़ा है क्या मैंने ये चीज, यस मैम। है ना। तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके cos 2 थीटा इक्वल्स टू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं। और यहाँ पर देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 को उधर लेके जाओ तो दिखेगा cos 2 थीटा। दिख रहा है ये फॉर्मूला आपको? उसी को रीअरेंज करके लिखा है मैंने। ये आपको डायरेक्ट भी याद हो सकता है या फिर इसको पढ़ा हुआ हो तो ये दिख रहा होगा। तो इसके मतलब ये क्या फॉर्मूला क्या हेल्प कर रहा है हमारी? ये फॉर्मूला cos 2 थीटा को यानी कि डबल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर cos थीटा बोलूं मैं सिमिलरली तो मैं बोल सकती हूँ कि डबल एंगल, इसको मैं डबल एंगल मान लू तो उसका हाफ थीटा बाय 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है। बोलो ना, यस मैम। है ना? बोलो। तो यहां से आगे बढ़ते हैं और हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? हम इसको 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा को देखना r इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं, r इक्वल्स टू अंडर रूट 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यहीं से लिख दिया वो 1 प्लस कॉस थीटा को। सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं यहाँ ले आती हूँ। ये चलो इसको तो यहीं लिखा रहने दो। अब इसको लिख दें 1 प्लस कॉस थीटा को, सही है ना? तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दिया। अब देखो 2 और 2 बाहर आएंगे स्क्वायर रूट से, तो बाहर निकल के सिर्फ एक 2 बचेगा। ए स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ एक ए बचेगा और कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो सिर्फ पावर 1 बचेगी। क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। अब इस फॉर्मूले से हम पिछला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में वो एंगल कितना दिया था बताओ? 120 डिग्री दिया था ना पिछला क्वेश्चन? 120 डिग्री दिया था ना दो इक्वल वेक्टर्स के लिए। तो 120 Yes, ma'am. डिग्री का हाफ कर दो, cos 60 डिग्री आ गया। और cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। तो रिजल्टेंट कितना आ गया? a आ गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया एक तरीके से 2a cos थीटा बाय 2। अगर इक्वल वेक्टर्स हैं तो देखो, अगर वेक्टर अलग अलग हैं a और b अलग अलग है तो ये फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर a हैं या दोनों वेक्टर b हैं या दोनों वेक्टर c हैं, तो आप इसी को सॉल्व करके 2a cos थीटा बाय 2 लगा दो और उसमें भी एंगल 120 डिग्री हो जाए तो cos 120 बाय 2 करने पर cos 60 बना और हाफ से हाफ कट गया तो a बच जाता है। क्लियर है? अब तो तीनों केस समझ में आ रहे होंगे आपको। क्लियर है? नोट कर लो, यहां से ये नोट कर लिया था क्या अपन लोगों ने? टाइम दिया था मैंने नोट करने को? नहीं दिया था, नोट करो। मैम वो लास्ट वाली चीज समझने नहीं आई। चलो लास्ट वाला केस छोड़ दे, लास्ट वाला छोड़ दो। ये समझ में आ गया 2a cos थीटा बाय 2? इससे ऊपर ये वाली वैल्यू है ना, r इज इक्वल टू ये 2a स्क्वायर वाली। देखो 1 हाँ। प्लस कॉस थीटा जो है उसको मैंने इस फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस थीटा, देखो मैंने जैसे ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी की तर्ज पे मैंने जैसे डबल एंगल हाफ एंगल हो गया, ऐसे थीटा कितना हो गया? थीटा बाय 2 हो गया। आधा कर देता है ना ये एंगल, ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर मैं इस 1 को उधर ले गई शिफ्ट करके, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 दिखा? दिख रहा है बच्चा? यस मैम। और फिर मैंने उस 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रख दिया इधर। ठीक है, चमक गया यस ना? मैम। चलो नोट करो अब इसको।
नोट कर लिया इसको? यस मैम। आगे बढ़े क्या? ये तो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले हैं इस तरह। लिख लिया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको मैम बोल एक दिया बार जाए, वापस दिखाना पेज वाला। यस मैम। चले अब देखते हैं, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना, इज √3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन व्हाट? ओ माय गॉड, एक मिनट गड़बड़ हो गई। हाँ, पहले अपन हेडिंग पढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सुनेंगे हम। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है सुनेंगे। तो हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसा दे सकती हूँ, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मान लो अगर मुझे 10 में से 6 घटाना हो तो मैं 10 प्लस ऑफ -6 बोल सकती हूँ, बात तो बराबर है ना। 10 में से अगर 6 घटाना हो तो मैं 10 में -6 जोड़ दूं, बात तो बराबर है ना। बस यहाँ मैंने सब्ट्रैक्शन है और यहाँ मेरा एडिशन की तरह देख लूं मैं, तो मैं इसी चीज को ऐसे लिखना चाह रही हूँ, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। समझे क्या? जैसे 10 - 6 को हम 10 प्लस ऑफ -6 लिख सकते हैं, ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या होता है कि पहले हम समझते हैं कि बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में क्या फर्क है। तो अगर आपका बी वेक्टर ऐसा है तो माइनस बी वेक्टर में क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है, लेंथ ऑफ एरो सेम रहता है। यानी कि माइनस बी वेक्टर मतलब नेगेटिव ऑफ सम वेक्टर का मीनिंग होता है कि एरो की लेंथ सेम रखो, एरो की लेंथ सेम रखो और डायरेक्शन जो है वो जस्ट ऑपोजिट कर दो, ठीक है ना। समझे? जैसे अगर बी वेक्टर में मान लो इसकी यूनिट 5 यूनिट थी और ये ईस्ट में था, तो माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, 5 वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? समझे? जैसे मान लो अगर ये सी वेक्टर है तो माइनस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सही है? बोलो सही है बच्चों? यस मैम।
ठीक है ना। तो सी वेक्टर अगर ऐसा है तो माइनस सी वेक्टर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो, बहुत बहुत ध्यान से बात सुनना कि अब मैं बोल रही हूँ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो अगर तुमने मान लो सपोज करो कि ये वेक्टर जोड़ा है ए, ठीक है ना, और फिर उसके बाद तुम मान लो बी वेक्टर चले ऐसे, तो तुम यहां पहुंच गए, इसका मतलब तुम्हारा ये जो चीज होगी ये तुम्हारा क्या दर्शाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर तुम्हें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, तो ए तो तुम्हारा ऐसा ही होगा, ए तो तुम्हारा ऐसा ही बनेगा, और जो बी होगा उसमें क्या करना है आपको, इस वेक्टर जो है ना, ये वेक्टर जो था आपका, ये वेक्टर था, इसको जस्ट उल्टा बना दो, जस्ट उल्टा बना दो ऐसे, समझे। ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, बोलो, माइनस बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर को जस्ट उल्टा कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं, अगर मैं मान लो ए वेक्टर पे चली पहले, फिर बी वेक्टर पे चली, तो मैं यहां पहुंची, तो मैंने कहा रिजल्ट मेरा घर से जो रेजोनेंस है वो ये ए प्लस बी होगा। और मान लो मैं ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर पे चली और मैं मान लो रेजोनेंस की तरफ ना जुड़कर रेजोनेंस से जस्ट उल्टा वर्ल्ड ट्रेड पार्क की तरफ पहुंची, जस्ट उल्टा, तो मैं कहीं और पहुंच गई सबसे पहली बात तो, और जो दूरी होगी मेरे घर से वो भी तो अलग होगी, बोलो ना कितनी होगी वो दूरी, बताओ। तो ऐसे बोल सकते हैं ए माइनस यहाँ पर हमने ए वेक्टर को जोड़ा है और फिर ए वेक्टर के सर पे हमने बी वेक्टर रखा है, नहीं माइनस बी वेक्टर, हम बी पे नहीं चले, हम माइनस बी पे चले, हम बी पे नहीं चले, हम किस पे चले बताओ, वर्ल्ड ट्रेड पार्क कैसे पहुंचे हम बताओ, माइनस बी पे चल के, तो हमने ए जोड़ा, पहले तो हम ए पे चले और फिर मैं माइनस बी वाले ट्रैक पे चली, तो मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस बी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है ना। अब सोचो कि यस मैम। क्या होम से रेजोनेंस की लेंथ और होम से वर्ल्ड ट्रेड पार्क की लेंथ आना सेम आना जरूरी है क्या, ऐसा नहीं, आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि जरूरी नहीं है ये छोटी दिख रही है और वो बड़ी दिख रही है। अच्छा अब मैंने किस एंगल को थीटा बोला था, मैंने इसको बोला था कि भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कितना है, बोलो थीटा, यही बोला था मैंने, बोलो यही बोला है थीटा, बोलो बच्चों थीटा बोला है। तो अब सोचो तुम्हारा ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, है ना, तो तुम करस्पॉन्डिंग एंगल से ऐसा बोल सकते हो कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, सॉरी ऑल्टरनेट एंगल से बोल सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट पढ़ा है ना। अच्छा लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, तो आप कितना बोलोगे बताओ। तो मेरे को दिख रहा है कि यार ये ए वेक्टर के सर पे आपने माइनस बी वेक्टर रखा है, मतलब एक का हेड और दूसरे का टेल है, तो ये थीटा काउंट नहीं होगा, कौन सा काउंट होगा, 180 माइनस थीटा। कैसे, आप ए वेक्टर को शिफ्ट कर दो, ए वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दो, ए वेक्टर को शिफ्ट कर दो पैरेलल, तो थोड़ा ना चेंज हो जाएगा कुछ, ये ए वेक्टर हो गया मेरा, तो अब ये वाला एंगल देखा जाएगा ना, और ये एंगल कितना होगा बताओ, अरे यार नहीं समझ में आया क्या, देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूं कि तुमको मैंने कहा ये मेरा ए वेक्टर था, ये वाला ए वेक्टर था, मैं तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुमने इस एंगल को थीटा बोला है तो ये एंगल की बात हो रही है ना, थीटा ए और बी के बीच थीटा, इसी एंगल की बात हो रही है। तो ऑल्टरनेट से तुमने कहा कि भाई अगर मान लो ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, ऑल्टरनेट तो ये कहता है ना ऑल्टरनेट एंगल, तो ये थीटा है, लेकिन फिर ये वर्टिकल थीटा अपोजिट होंगे ना, क्या, वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट तो पता नहीं मुझे बोलते नहीं, पर ऑल्टरनेट एंगल जरूर बोलते थे, इसको तो बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, यही बोलते हैं शायद, क्या इसको बोलते हैं
वर्टिकल अपोजिट एंगल वर्टिकल होता है। ऑपोजिट होता है। वर्टिकल ऑपोजिट बोलते हैं। चलो, सो आई एम सॉरी, 10th की मैथ्स भूल गए हम। ठीक है, अब सही है, अब सही है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बोल रहे हो, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ये, ठीक है। लेकिन अब ये कैसा एंगल है, ये वाला एंगल कैसा है बताओ? हेड पर टेल वाला एंगल है कि नहीं? क्योंकि ए वेक्टर और माइनस बी के बीच में पूछा जा रहा है, तो ए वेक्टर के सर पर माइनस बी वेक्टर की पूंछ है, तो इस थीटे को हम ले सकते हैं क्या? हमने बोला है कि एंगल काउंट होता है टेल टू टेल या हेड टू हेड, बोलो। यस मैम। है ना, एंगल काउंट होता है टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो हमने क्या सीखा है कि अगर आपको टेल पर हेड दिखाई दे जाए, सर पे टांग दिखाई दे जाए, तो जो एंगल दिया है उसको 180 में से माइनस करके बोल दो। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अगर ए और बी वेक्टर के बीच एंगल थीटा है, तो 100% ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच कितना एंगल होगा? माइनस थीटा। अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच एंगल मान लो कितना है, अल्फा है, तो पी वेक्टर और माइनस क्यू वेक्टर के बीच क्या होगा बताओ? ओ सॉरी, माइनस थीटा नहीं, हाँ क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? समझ गए बात? समझे? यस मैम। ठीक है ना। तो अब मेरे को ये समझ में आ गया कि मैं जब a माइनस बी निकालना चाह रही हूं, तो मैं a माइनस बी को रादर देन माइनस की तरह मैं एडिशन की तरह देखना चाहती हूँ, कि मैं a में से b नहीं घटा रही, मैं a में माइनस बी जोड़ रही हूँ। और जोड़ती हूँ तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाती हूँ बताना जरा, कौन सा फॉर्मूला लगाती हूँ बताना? a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a। अरे सॉरी 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 सॉरी, माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, क्या आपको बात समझ में आ गई कि अगर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर b है, तो माइनस b वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड b ही होगा, क्योंकि एरो की लेंथ तो सेम है ना? यस मैम। यस मैम। एरो की लेंथ सेम है, तो माइनस b वेक्टर मतलब b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो b स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। अब cos एंगल कितना है बताओ a और माइनस b के बीच में? a और माइनस b के बीच में एंगल कितना है? तो हम 180 माइनस थीटा, बोलो ना, बोलो बच्चों, समझ में आई बात? फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम? फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ की तरह देख रहे हैं। और जोड़ने में हमने कौन सा फॉर्मूला सीखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल अब a और b में अगर थीटा है, तो a और माइनस b में 180 माइनस थीटा है। और cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू याद है आपको कितनी होती थी? -1 माइनस cos थीटा। माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। माइनस कॉस थीटा सॉल्व करना आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? मतलब अगर आपसे कोई a प्लस बी की लेंथ पूछे, लेंथ पूछता है तो हम डंडे में बांध देते हैं, लेंथ पूछे तो कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर आपसे कोई a माइनस बी की लेंथ पूछे, कंक्लूजन क्या है? तो कितनी होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? ये याद रखना है कुल मिलाकर, ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बोलो। ठीक है ना। अब मैं एक क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर मैं इसके नोट्स का पीडीएफ बना के भेजूंगी, आप नोट कर लेना। कि अगर आपसे बोला जाए कि a प्लस बी का लेंथ अगर √3 टाइम्स है a वेक्टर माइनस b वेक्टर की लेंथ के, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर की लेंथ अगर √3 टाइम्स है a वेक्टर माइनस b वेक्टर की लेंथ के बराबर, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है?
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो, और a माइनस बी का भी क्या सीखा है, बोलो, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, और इधर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा। दिख रहा है आपको सबको? Yes, ma'am. तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रूट हट गया इसमें से, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पे से भी रूट हट गया, Plus B square. ठीक है ना। अब देखो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर दिख रहा है, उसमें से a स्क्वायर b स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, बोलो, ठीक है। और यहाँ पर 2ab cos मैम थीटा। वापस बताना एक बार, क्या बताऊं इसमें वापस, क्या बताऊं? वो अभी ऑडियो कट गया था। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और यहाँ पर रूट 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा नहीं है, मैम, ठीक ये है। वो स्क्वायर के बाद वाला था। स्क्वायर के बाद तो स्क्वायर करोगे तो इसका ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट, भाई रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा, 5, मैम मतलब इसके बाद वाले पेज की, इसके बाद वाले पेज। तो ये रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब कहना ये चाह रही हूँ मैं, कहना ये चाह रही हूँ कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 6ab cos थीटा लिख सकते हैं। अब यहां से a स्क्वायर इधर ले जाओ और यहां से b स्क्वायर इधर ले जाओ, तो इधर कितना बचेगा बताओ, और 6ab cos थीटा उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहां से ab cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिख रहा है क्या आप लोगों को, दिख रहा है क्या, सही है? 4ab cos थीटा होगा ना। हाँ 4ab cos थीटा, सही है। अब देखो, अब इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, बस मैंने देना भूल गई। ऑल्सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर होगा, इसमें ये और यूज करना है अपन को, ऑल्सो करके, है ना। तो अब देखो, इसने बोला है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर भी है, ये भी बोला है उसने। तो इसका मतलब क्या है कि हम b की जगह a लिख सकते हैं और इधर b की जगह a लिख सकते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4a इंटू a cos थीटा इक्वल्स टू, इधर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है इसलिए a और b का भी सेम दिया है। तो 4a स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो ये कट गया, कितना बचेगा, 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, हाफ, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 डिग्री। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस मैम। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना, ऑल्सो ए वेक्टर का लेंथ बी वेक्टर के लेंथ के बराबर है, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है, लास्ट में वो ब्रैकेट में कोई इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अपन, कल मिलेंगे। अगर कुछ छोटी मोटी चीज में ऑडियो कट गया हो तो आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल सून आफ्टर 9 PM, क्योंकि अभी तो मैं घर जाऊंगी, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है बच्चा। नोट्स कौन है, नोट्स कौन सा बैच है तुम्हारा, JA2 स्टार ठीक है, जाओ बेटा, जाओ जाओ जाओ।